भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं Xiaomi Redmi 13 को। अब अगर आप लोगों को नहीं पता इस चैनल के ऊपर रिव्यू किस तरह काम करते हैं तो दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि रिव्यू वीडियोस के अंदर हम कभी भी ब्रांड का स्पॉन्सर नहीं लेते, व्हिच बेसिकली मींस कि ये वीडियो जो है ये किसी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग जो है इस वीडियो को देख सकें। अगर कभी मैं रिव्यू वीडियो में स्पॉन्सर डालूंगा भी तो वो ब्रांड स्पॉन्सर नहीं हो सकता जिसकी रिव्यू वीडियो हो, कोई और ब्रांड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई टायर की कंपनी कहती है कि स्पॉन्सर दे दो तो भाई हम डाल लेंगे। दूसरी बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिव्यू वीडियोस हम सिर्फ उन मोबाइल फोन्स की करते हैं जो कि आप लोग समझते हैं कि ज्यादा पॉपुलर हैं और हमें फील होता है कि उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो पे भी रिस्पांस आया था और उसको वैसे भी लोग मांग रहे हैं। तो अगर आपको किसी मोबाइल फोन का रिव्यू चाहिए होता है कमेंट सेक्शन में ज्यादा बताया करें और उसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है उसको लाइक किया करें। उस पर अगर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ऑटोमेटिकली रिव्यू वीडियो जो है वो आ जाएगी। अब Xiaomi का Redmi 13 जो है ये मोबाइल फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके कंपेटिटर्स कौन से हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आंसर किया जाएगा और इसकी अच्छी और बुरी बातें भी डिस्कस की जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइसिंग। ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में 39,999 के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 40,000 बन जाते हैं। और अगर इसका एग्जैक्ट कंपेटिटर देखा जाए तो मेरे हिसाब से दो कंपेटिटर हैं जो माइंड में आते हैं। पहला कंपेटिटर है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो और दूसरा कंपेटिटर है वीगोटेल का नोट 24। अब वीगोटेल नोट 24 को मैं सीरियस कंपेटिटर नहीं समझता क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक बड़ा ब्रांड नहीं है, वो एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि अभी पूरे पाकिस्तान के लेवल पे कंपीट कर सके। बहुत अच्छे फोन्स लॉन्च कर रहे हैं बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी आफ्टर सेल्स और उनकी सॉफ्टवेयर और उस तरह के जो मसले हैं वो अभी उस लेवल तक रिफाइन नहीं हो सके जहां पर टेक्नो या Xiaomi के हैं। तो इसका जो मेन कंपेटिटर है इस प्राइस रेंज में वो टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो होने वाला है। इस मोबाइल फोन के अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं 40,000 वाला, तो उस प्राइस टैग के अंदर इस मोबाइल फोन ने पब्लिक चॉइस अवार्ड जीता है हमारे चैनल के ऊपर। यानी कि आप लोगों से जब पूछा गया कि 40 से 50,000 की रेंज में कौन सा मोबाइल फोन होना चाहिए तो आप लोगों ने ये मोबाइल फोन सेलेक्ट किया है। देखते हैं कि आप लोग किस हद तक सही थे या गलत थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोबाइल फोन की बिल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। Redmi 12 के अंदर भी हमने देखा था कि जो उसकी बिल्ड क्वालिटी थी उसमें ग्लास बैक थी, ग्लास फ्रंट था और प्लास्टिक बॉडी थी। यहां पर भी ऐसा ही दिया गया है, बैक भी ग्लास की दी गई है, फ्रंट भी ग्लास की और प्लास्टिक की बॉडी दी गई है। जो एक चीज अच्छी मुझे लगी है इस मोबाइल फोन के बारे में वो ये है कि इस बार जो ग्लास फ्रंट है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, जबकि अगर आप Redmi 12 की बात करते हैं तो वहां पर हमें जो गोरिल्ला ग्लास है वो देखने को नहीं मिलता। तो इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है वो ज्यादा मजबूत होने वाली है। अगर आप इस मोबाइल फोन को फेंकते हैं तो इसके टूटने के चांसेस जो है वो Redmi 12 की निस्बत कम होने वाले हैं। इसके अलावा इस मोबाइल फोन की अगर आप बिल्ड की बात करते हैं तो एक और चीज जो कि ऐड की गई है वो IP53 की वाटर रेजिस्टेंस है। इस मोबाइल फोन के अंदर अब IP53 आने की वजह से अगर आप इसको हल्की फुल्की बारिश में यूज करते हैं या बारिश हो या आपकी जेब में पड़ा हुआ है तो आपको इस चीज का इत्मीनान रहेगा कि मोबाइल फोन खराब नहीं होने वाला। और ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि अगर एक मोबाइल फोन IP53 रेटेड है तो जब उसको एक्चुअल में चेक किया जाता है तो उसकी रेटिंग उससे ऊपर भी हो सकती है। बट कंपनीज जानबूझकर नीचे वाले मोबाइल फोन्स में हाई रेटिंग नहीं देती ताकि अपने जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनको बेचा जा सके। तो आई थिंक आपको पानी वाली साइड से इस मोबाइल फोन में कोई भी मसला नहीं आने वाला। एक चीज जिसका मसला आपको आ सकता है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद सिम स्लॉट। इस मोबाइल फोन के अंदर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट लगाई गई है, यानी कि आप या तो दो सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब 40,000 के प्राइस टैग के अंदर जनरली जितने भी मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होते हैं वो सब 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं। इवन जो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला है उसके अंदर भी आपको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। इस मोबाइल फोन के अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट का मसला यह है कि यह मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ है, जिसका मतलब यह है कि बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़े और अगर वो मेमोरी कार्ड यूज करना चाहेंगे तो उनको एक सिम चलानी पड़ेगी, क्योंकि या आप दो सिम्स डाल सकते हैं या फिर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इस मोबाइल फोन के अंदर डाल सकते हैं। एक और चीज जो कि इसकी स्टोरेज के बारे में मैं कहना चाहूंगा जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी है वो ये है कि इसके अंदर eMMC जो स्टोरेज है वो लगाई गई है। तो UFS स्टोरेज इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि स्टोरेज का एक थोड़ा लोअर एंड वाला वर्जन बन जाता है। हाउएवर जिस रेंज का ये मोबाइल फोन है आई डोंट थिंक सो कि वो उतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो आप मोबाइल फोन पे यूज कर रहे होते हैं वो रैम के थ्रू यूज हो रही होती हैं और इस मोबाइल फोन के अंदर 8 GB रैम है जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन एक ऐसे चिपसेट के साथ आया है जो कि पहली बार हमने इसी मोबाइल फोन के अंदर देखा है। MediaTek का Helio G91 अल्ट्रा का चिपसेट जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपने ये नाम कहीं नहीं सुना तो आप सही हैं, क्योंकि असल में ये एक नया चिपसेट है जो बेसिकली MediaTek का जो
Helio G90 आया करता था उसका एक रीब्रांडेड वर्जन है। इसके अंदर परफॉर्मेंस का कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया। जो एक मेजर चेंज किया गया है वो इमेज सिग्नल प्रोसेसर का किया गया है, यानी कि इसके अंदर जो कैमरा लगा हो सकता है या कैमरा की जो परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग होगी वो बेहतर होने वाली है। और यही वजह है कि G90 जो कि मैक्सिमम 64 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट करता था, वहां पर G91 अल्ट्रा जो है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट करता है। और इस मोबाइल फोन के अंदर हमें कैमरा सेंसर वही देखने को मिलता है। यार परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो इसके ऊपर हमने कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी और एसफॉल्ट 9 इंस्टॉल की है। कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर ये आपको ग्राफिक क्वालिटी मीडियम प्रोवाइड कर देती है और जो मैक्सिमम फ्रेम रेट आता है वो हाई का आता है। तो ये काफी हद तक वही सेटिंग्स है जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और इनके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पबजी के अंदर भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें ऑलमोस्ट वही लगी है जो कि G99 वाली है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर आपको दोनों जो चिपसेट्स हैं इस रेंज के अंदर मिलते हैं, वो G91 है या G99 है, उसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर अगर आप इस मोबाइल फोन के Antutu स्कोर की बात करते हैं तो वहां पर जो G99 वाले मोबाइल फोन्स हैं जिनमें टेक्नो और वीगोटेल मैंने बताया है, वो दोनों इस मोबाइल फोन से काफी ज्यादा स्कोर कर जाते हैं। ये आपको तकरीबन 3 लाख का स्कोर प्रोवाइड करता है और उन मोबाइल फोन्स के अंदर 4,30,000 का स्कोर आता है। तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर डेफिनेटली डिफरेंस जो है वो होने वाला है। एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन के फायदे में चली जाएगी वो ये है कि Xiaomi ने फाइनली अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर कर दिया है। इनफैक्ट बेहतर नहीं कहूंगा, बेहतरीन कहूंगा, क्योंकि यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 देखने को मिलता है। बट वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Xiaomi का HyperOS देखने को मिलता है। और हमने ये नोटिस किया है कि जब MIUI से HyperOS का शिफ्ट लिया गया है तो उसके बाद Xiaomi का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले की निस्बत बहुत ज्यादा मजेदार हो गया है और आपको फील होता है कि Xiaomi ने जो जरूरत से ज्यादा वजन डाला हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो रिमूव हो गया है। मुझे इस मोबाइल फोन के अंदर एड्स भी बहुत कम देखने को मिले हैं। आपको कुछ चीजें एड्स की फॉर्म में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें जो हैं उसमें एड्स नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी बात करते हैं तो यूजुअली यहाँ नीचे एड्स आ रहे होते थे, बट अब ये आपको टुडेज रिकमेंडेशन ऑन या ऑफ करने की ऑप्शन दे देता है। तो Xiaomi ने पहले की निस्बत जो ब्लोटवेयर है वो तो उतनी कम नहीं की, लेकिन अगर आप बात करते हैं इनके एड्स वाली सिचुएशन की या ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आई बिलीव कि Xiaomi का ये जो HyperOS है पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। इसके अलावा भाई अगर आप बात करते हैं मोबाइल फोन के अंदर मौजूद बायोमेट्रिक्स की, तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और मेरी टेस्टिंग के मुताबिक जो इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है उससे ज्यादा बेहतर मुझे इस मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा लगा है। ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर कभी कभार हिट एंड मिस करता है, बट ये बात जरूर है कि जब काम करता है तो काफी तेजी से काम कर जाता है। मैंने इसको रिसेंटली रजिस्टर किया था, बट आप देख सकते हैं कि कभी कभार ये बहुत हिट एंड मिस कर जाता है और कभी कभार ये बिल्कुल ठीक तरीके से ऑन हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है मुझे थोड़ी कम लगी है। इससे पहले कि हम इस मोबाइल फोन के कैमरा सिचुएशन को डिस्कस करें, क्योंकि वहां पर काफी चीजें डिस्कस करने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद स्पीकर सिस्टम की, तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको सिंगल स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है जो कि काफी हद तक आपको एवरेज साउंड प्रोवाइड करता है अगर आप उसकी लाउडनेस की बात करते हैं। बट अगर आप साउंड की क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें इसकी साउंड की क्वालिटी डिसेंट लगी है। ये जरूर है कि मुझे ड्यूल स्पीकर्स जो है ना वो इस रेंज के अंदर काफी मोबाइल फोन में नजर आते हैं, तो मुझे उसकी भी जो कमी है वो फील जरूर हुई है। अदर देन दैट अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद DRM वाली सिचुएशन की, तो इस मोबाइल फोन के अंदर L1 की सपोर्ट दी गई है, व्हिच बेसिकली मींस कि इसके अंदर आप नेटफ्लिक्स वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज कर सकेंगे, उसमें आपको कोई मसला नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर 1080p डिस्प्ले दिया गया है। अगेन डिस्प्ले की क्वालिटी भी मुझे काफी डिसेंट लगी है और पहले की निस्बत जो नीचे वाला चिन है वो भी अब उतना ज्यादा ऑब्नॉक्शियस नहीं लग रहा। ऑल्दो जो स्क्रीन है वो यहाँ पर 90 हर्ट्ज का LCD पैनल दिया गया है। थोड़ा सा ऊपर चले जाए ना इसी रेंज के अंदर तो आपको AMOLED 120 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है, और वो चीज भी अगेन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं आपको अपने फाइनल ओपिनियंस एंड पे प्रोवाइड करूंगा। बट यहाँ पर जो स्क्रीन दी गई है अगर LCD के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अदर देन दैट भाई अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद IR सेंसर की, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। एक और छोटी सी चीज जो कि हमने नोटिस की है वो ये है कि इसके अंदर आपको ये अब रिंग फ्लैश देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल फ्लैश की निस्बत थोड़ा बेहतर तरीके से काम करती है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर हम लोग सरप्राइज हो गए। उसकी रीजन ये है कि अगर आप Redmi 12 की बात करते हैं तो उसके बैक साइड पर 3 कैमरे दिए गए थे। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अब इसका जो मेन कैमरा है वो एक बहुत बड़ी अपग्रेड है। आपको इसके पुराने वर्जन में 50 मेगापिक्सल मिलता था, यहां पर 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके लिए स्पेशली प्रोसेसर को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा यहां पर 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है, बट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि Redmi 12 में मौजूद था वो इस मोबाइल फोन से रिमूव कर
दिया गया है। अब ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा रिमूव करने के बजाय अगर मैक्रो कैमरा रिमूव कर देते तो मुझे ड्यूल कैमरा और ट्रिपल कैमरा का मसला ना होता। मतलब मेरे हिसाब से मल्टीपल कैमरा मसला नहीं है, बट एक फोकल लेंथ रिमूव कर दिया जो कि मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होना चाहिए था क्योंकि वो आपको कभी कभार ऐसा पर्सपेक्टिव देता है कि आप नॉर्मल कैमरा से नहीं निकाल सकते। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको अपग्रेड देखने को मिली है, 8 मेगापिक्सल से आपको 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। हमने यहां पर इस कैमरा को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली टेस्ट आउट किया है। इनफैक्ट इसके जितने भी कैमरास हैं उनको बहुत ज्यादा टेस्ट आउट किया है, डे नाइट शॉट्स हमने बहुत ज्यादा निकाली हैं और मैं आपको अपने ओपिनियंस देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द सेल्फी कैमरा। सेल्फी कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो डे टाइम के अंदर इसकी क्वालिटी हमें बहुत ज्यादा पसंद आई है। ऑल्दो इस रेंज के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल रहा है और 32 मेगापिक्सल के हिसाब से तो ये थोड़ा कम ही है, बट अगर आप इसको 13 मेगापिक्सल के हिसाब से कंसीडर करते हैं तो ये बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। और डे टाइम के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो बहुत HDR टाइप का भी है, यानी कि बैकग्राउंड के जो कलर्स हैं वो भी ये बहुत अच्छे पिक कर लेता है। सेल्फी कैमरा की क्वालिटी हमें बहुत डिसेंट लगी है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमें कलर्स थोड़े से मिसिंग जरूर लगे हैं, बट अदर देन दैट फ्रंट कैमरा डे टाइम या अच्छी लाइटिंग के अंदर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर जाता है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा भी डे टाइम के अंदर बहुत हाई क्वालिटी रिजल्ट प्रोवाइड करता है और क्योंकि बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल है तो वी अज्यूम्ड कि यहां पर आप इसको बहुत ज्यादा जूम इन कर सकेंगे। अब ये नॉर्मल कैमरा के निस्बत तो बहुत ज्यादा जूम इन हो जाता है और एक खास टाइम के बाद ये आपको 108 मेगापिक्सल का प्रीव्यू भी दे देता है, ऊपर बता देता है कि भाई अगर ये आपके पास 108 मेगापिक्सल का कैमरा ना होता तो आप इतना जूम इन करके ना देख सक रहे होते। और ये नॉर्मल 50 मेगापिक्सल कैमरा की निस्बत आपको बेहतर रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है। तो आई वुड से कि डे टाइम के अंदर इसका जो 108 मेगापिक्सल कैमरा है वो भी हमें काफी डिसेंट लगा है। ये चीज जरूर है कि अगर हम कुछ एरियाज की बात करें, जैसे अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो इस तस्वीर में जो हमारा सब्जेक्ट है वो शेड के नीचे खड़ा हुआ है। यहां पर इस मोबाइल फोन ने सब्जेक्ट को डिटेक्ट ही नहीं किया और यही वजह है कि अगर आप देखें तो उसने सब्जेक्ट को डिटेक्ट ही नहीं किया, उसको बिल्कुल डार्क कर दिया और बाकी चीजों को डिटेक्ट किया है। तो कभी कभार जो ह्यूमन डिटेक्शन है वो नहीं करता, लेकिन अगर आप टैप करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाता है। एक और चीज जो कि मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर आप जो पोर्ट्रेट का मोड है उसका ब्लर बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर आप कभी तस्वीर खींचते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज्यादातर तस्वीरें जो है वो पोर्ट्रेट मोड में खींचें, क्योंकि जो ब्लर है वो आप बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपने पोर्ट्रेट में खींची होगी उसमें आपका ज्यादा डेटा जो है वो लगेगा, लेकिन आपके पास जो तस्वीर है उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। जब ये कैमरा HDR मोड में काम करता है तो तस्वीर काफी एडिटेड फील होती है, बट आपको काफी अच्छे कलर्स जो हैं वो डे टाइम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लो लाइट की अगर आप बात करते हैं तो लो लाइट के अंदर जो सेल्फी कैमरा है वो हमें डिसेंट लगा है। इनफैक्ट सेल्फी कैमरा से मेरे टीम मेंबर ने वीडियो भी रिकॉर्ड की और वो भी हमें लो लाइट के अंदर काफी ज्यादा पसंद आई है। सेल्फी कैमरा उतना ज्यादा एक्सपोजर को भी बुरी तरह से कंट्रोल नहीं करता, बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। और अगर आप ये लाइट भी देखें तो बैकग्राउंड में बहुत तेज लाइट है, लेकिन ये इंसान की शक्ल भी दिखा रहा है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप लो लाइट की बात करते हैं तो लो लाइट में जो 108 मेगापिक्सल का बेचारा कैमरा है उसकी क्वालिटी सफर करने लग जाती है। एंड आई एम अज्यूमिंग उसकी रीजन ये है कि कैमरा सेंसर साइज छोटा है और मेगापिक्सल ज्यादा है। तो लो लाइट के अंदर अगर आप 108 मेगापिक्सल कैमरा की क्वालिटी की बात करते हैं तो वो फॉल अपार्ट कर जाती है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लो लाइट में जब तस्वीरें खींच रहे हैं तो या तो इसका जो बिल्ट इन मोड्स हैं उनको देख के प्रॉपर्ली तस्वीर को खींचें, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको नॉर्मल मोड के अंदर खींचते हैं तो वहां पर इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर नाइट मोड आपको फ्रंट और बैक दोनों कैमरास में देखने को मिल जाता है और नाइट मोड में आपको थोड़ा सा ज्यादा देर होल्ड जरूर करना पड़ता है, बट तस्वीरें काफी बेहतर निकल कर आती हैं। तो ये चीज जरूर है। अच्छी लाइटिंग के अंदर कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वीडियो मोड की अगर आप बात करते हैं तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि यहां पर आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस रेंज में 2K वीडियो रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, क्योंकि 1080p आपको 20,000 की रेंज से देखने को मिल जाती है। बट टू देयर क्रेडिट यहाँ पर ये जो 1080p वीडियो है ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है और स्पेशली जो ह्यूमन स्किन टोन्स हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह से ये डिटेक्ट कर लेती है। इसके अलावा भाई बैटरी लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो G91 है वो G90 की निस्बत बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके बाद 33 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम कैमराज G91 के अंदर एक और अपग्रेड जो है वो ये है कि ये पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है और उसकी वजह से
जब आप इसकी बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो बैटरी लाइफ के अंदर आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ना सिर्फ प्रोसेसर एफिशिएंट हो गया है, जो हाइपर ओएस है वो भी अब पहले की निस्बत बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो आपको बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिलने वाली है। फाइनल ओपिनियंस की अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मुझसे बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक हाई एंड ब्रांड को देख रहा है, तो मेरे हिसाब से टेक्नो की निस्बत Xiaomi की ब्रांड वैल्यू पाकिस्तानी मार्केट में ज्यादा है। और अगर आप ब्रांड वाली साइड से देखते हैं तो आप तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपया Xiaomi के केस में एक्स्ट्रा पे करेंगे Xiaomi की ब्रांडिंग के लिए। मैं अगर होता तो मैं क्या करता, मैं ये करता कि मैं थोड़े से पैसे और डालता और मैं 40,000 की रेंज में फ़ोन खरीदने के बजाय 50,000 की रेंज में फ़ोन खरीदता, क्योंकि 50,000 की रेंज में आपको टेक्नो का कैमन 30 भी अब मिल जाता है जो कि लुई वी एडिशन लॉन्च हुआ है। आपको 50,000 की रेंज में सैमसंग का A15 भी मिल जाता है जो कि अगेन एक काफ़ी सॉलिड मोबाइल फ़ोन है, और उसके अलावा आपको और भी बहुत डिवाइसेस मिल जाती हैं। बट अगर आप 40,000 की रेंज में ही फ़ोन खरीदना चाहते हैं, आपके पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है, तो दिस इज नॉट अ बैड डिवाइस। ये डिवाइस इनफैक्ट काफ़ी अच्छी डिवाइस है, और आई वुड से कि स्पेक्स वाली साइड से ये सेकंड बेस्ट मैं कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है टेक्नो का जो फ्रंट कैमरा है वो अभी भी 32 मेगापिक्सल होने की वजह से बेहतर है। बट अगर आप ब्रांडिंग को भी डाल लेते हैं तो दिस मेक सेंस कि आप लोगों ने इस फोन को क्यों बेस्ट वोटेड डिवाइस बनाया था। आई होप इस वीडियो ने आपके सारे जो डाउट्स हैं इस मोबाइल फोन के रिलेटेड क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई चीज मिसिंग है या कोई चीज ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में बनाएं। हम रिव्यू वीडियोस को लंबा कर लेंगे, लेकिन डिटेल जितनी आपको चाहिए होगी वो सब मिला करेगी। चैनल बने या चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।